नमस्कार, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम दंगल का ये खास कार्यक्रम आज इसलिए यहां से लेकर आए हैं क्योंकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा यहां का लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा और जनता को लुभाने में कोई भी पार्टी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, लेफ्ट दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य कोई पार्टियां। लेकिन मुख्य मुकाबले में बीजेपी और टीएमसी ही है। आपको बता दें, एक बार फिर से आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है। चुन चुनकर ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने हमले किए, कटघरे में खड़ा किया, तोलाबाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और यह कहा कि 10 साल का जब हिसाब मांग रही है यहां की जनता तो ममता दीदी बेचैन हो रही हैं। वहीं ममता बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी भी फौरन एक्शन में आ गई। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पीएम को जमकर घेरने की कोशिश की। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने आप में बेहद दिलचस्प होती जा रही है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब चरम पर पहुंचने लगा है। इन सब के बीच आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में और मौका यहां की जनता इस बार किस पार्टी को देने वाली है, इसको दिखाती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद सीधे हुगली जिले से ही दंगल में हम बड़ी बहस की करने वाले हैं शुरुआत। पहले रिपोर्ट। खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, सामने विशाल जनसैलाब और हजारों की भीड़ के सामने पीएम ने कटमनी, तोलाबाजी, हिंसा को हथियार बनाकर मुख्यमंत्री ममता और टीएमसी राज पर चुन चुन कर वार किया। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि बंगाल की जनता से पीएम मोदी ने अब की बार खुलकर ये अपील की है कि सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने के लिए 5 साल के लिए एक मौका भारतीय जनता पार्टी को जरूर दें। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल की सियासी जंग में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी एक बार फिर आमने सामने थे। बीजेपी की विजय के लिए पीएम मोदी ने खड़गपुर से हुंकार भरी, तो इसके फौरन बाद 120 किलोमीटर दूर हल्दिया में ममता दीदी ने रैली कर जीत का दम भरा। यहाँ केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहाँ की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। बीजेपी হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোলাবাজ ভারতবর্ষের। পিএম কেয়ারের নাম করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, অথচ আজকে জনগণ কোভিড ইনজেকশন পাচ্ছে না, আবার নতুন করে কোভিড শুরু হয়েছে। ममता दीदी पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कल डाउन हुए सोशल मीडिया के बहाने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि बंगाल के लोगों के विकास के सपने तो 50-55 साल से डाउन है, जिस पर ममता ने जवाब में कहा कि बीजेपी के राज में देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो गई है। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है। बीजेपी पार्टी ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, নোটবন্দি থেকে শুরু করে
ব্যাংক বন্দি আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। 27 मार्च को बंगाल में पहले दौर का मतदान है और पहले राउंड में ही बीजेपी टीएमसी पर बढ़त चाहती है। ये वजह है कि खड़गपुर में पीएम मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी बंगाल की असली पार्टी है। मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है। जनसंघ के जन्मदाता नाम की जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की जनसंघ जन्मदाता नाम होच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। সব বন্ধ করে দেয়, দাঙ্গা করে লোক মারে, খুন করে লোক মারে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব দলিত মেয়েদের পুড়িয়ে দেয় জীবন্ত, ওদের ওয়ার্কাররা জ্বালিয়ে দেয়, ধর্ষণ করে, হত্যা করে। এমনকি বিজেপির পার্টিতেও বিজেপির মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। খবর নিয়ে দেখুন কে কি অবস্থায় আছে। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में बंगाल में जारी हिंसा का जिक्र भी किया, लेकिन सबसे अहम ये कि खड़गपुर में उन्होंने बेबाक बिंदास तरीके से जनता जनार्दन के सामने अगले 5 साल के लिए अपनी झोली फैला दी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि साख की भी हो चुकी है। खड़गपुर से पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, हल्दिया, आज तक। बंगाल इलेक्शन कौन विषय खूब चोलछे, अपने आप में ये सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। इन सब के बीच आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी कल अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी और इसके हिसाब से बताएगी कि अगर बीजेपी की बनेगी सरकार, जनता ने दिया मौका, तो फिर अगले 5 सालों के लिए उसका क्या है पूरा का पूरा रोड मैप। और इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सौरभ सिकदर, जो कि बंगाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुद्धू बैनर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन रिजू दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ आरएसएस के विचारक, पॉलिटिकल एनालिस्ट अब निजेश अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन रिजू दत्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय का एग्जाम्पल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए 50-55 मिनट सोशल मीडिया स्लो डाउन क्या हो गया, लोग परेशान हो गए, बेचैन हो गए। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो 50 साल से एक अलग तरह की बेचैनी है और बीते 10 सालों में भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। लोग उनसे 10 साल के कामकाज का हिसाब मांगते हैं तो दीदी उन पर अत्याचार करती हैं। क्या होगा जवाब आपका? देखिए, अगर वो 55 साल का बात कर रहे हैं तो 7 सालों में उन्होंने तो 70 साल के भारतवर्ष को बेच दिया है। तो ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना। और वो जब भी बंगाल पे आते हैं, पहले तो उन्होंने धर्म 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 किया, और अभी एक चीज अच्छा लग रहा है, कम से कम वो बंगाल में आके ममता बनर्जी के बात सुन के कम से कम विकास की तो बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास होगा बंगाल में। उन्होंने तो 7 साल में इतना विकास किया देश में कि पेट्रोल 100 और गैस 900 हो गए। वो बोल रहे हैं नौकरी मिलेगा बेरोजगारों को। 45 साल का तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी भारतवर्ष में है। और रहा बात तोलाबाजी और सिंडिकेट का, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनका जो फैक्टशिप प्रोग्राम है हम दो हमारे दो, जिसमें पूरे भारतवर्ष को 2-3 चंद पूंजीपति के हाथ में बेच दिया, तो वहां से कितना तोलाबाजी और सिंडिकेट राज चला है। तो पहले उनका जवाब दे दे प्रधानमंत्री। धर्म की बैसाखी से और झूठ से पार्टी नहीं चलती और सरकार नहीं बनती। ऐसा है कि रिजू दत्ता जी ने जो अभी बोला है, हम तो हमारे दो, बाकी सब कुछ बेच दो। जवाब दीजिए इस मुद्दे पर। और एक चीज और, सौरभ जी, एक और सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इतनी खींचतान क्यों मची हुई है? बाहर से आए हुए मेहमानों को आप टिकट दे रहे हैं, अपने लोगों को आप लोग छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? बाहर के लोगों पर कर्म, अपनों पर सितम। भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि जहां पे किसी को बोलने का ना स्वाधीनता है, ना बोलने का किसी को आजादी है। इसीलिए हमारा पार्टी परिवार है और परिवार में मतविरोध जैसे होता है, परिवार के बड़े जो है, मुखिया जो है, वो बैठ के उसको मिटा भी देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहां पे तो कोई किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है।
और बाकी ऐसा है कि देखिए ये जो आगे बोल रहा है ना रिजू जी, धर्म के लिए, अरे धर्म का राजनीति कौन करता है? आज ममता दीदी चंडी पाठ कर रहे हैं, यही ममता दीदी दुर्गा पूजा बंद कर देते थे, सरस्वती पूजा बंद कर देते थे, रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते थे, आज उसको चंडी पाठ करना पड़ता है। एक बार गलत करता है तो दूसरा मीटिंग में जाके उसको सही करके बोलना पड़ता है। तो बंगाल के जो वोटर थे उसको इतना बेवकूफ, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और बाकी रहा जहां बेचने का, बार बार ये जो प्रोपोगंडा कर रहा है ममता बनर्जी से लेके टीएमसी के सारे जो कैंडिडेट है जो बोल रहे हैं कि बेच रहे हैं। अच्छा क्या एक बार थोड़ा स्पष्ट करके बोलिएगा कि बेचने से क्या बेच दिया और बेचने से देश का नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? आपके घर में कोई पुराने फर्नीचर रहेगा जो कोई काम की नहीं, आप उसको घर में रख के ठीक है। देखिए मैं सौरभ जी को सीधा जवाब देता हूं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन रेलवे सौरभ जी का ऑडियो तुरंत ठीक कीजिए आज। हाँ, तो मेरा जवाब सौरभ जी को ये है कि अगर वो ये तुलना कर रहे हैं कि घर की बेकार चीजों के साथ इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, सेल और वेल, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाभी जी का पापड़ थोड़ा कम सेवन करें। और दूसरी बात, ये अभी चंडी पाठ की बात करते हैं, तो हम लोग, हमारा देश अभी इतना कट्टर नहीं हुआ है कि किसी को हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बीजेपी से चंडी पाठ करने के लिए। और मैं ये आपको क्लियरली बता दूं चित्रा जी, नहीं, एक सेकंड, वो आरोप लगा रहे हैं कि दुर्गा पूजा पर बैन, हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों पर रोक, और जब इलेक्शन नजदीक आ गया और लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कारण आपकी जो हिंदुत्व की जमीन है वो दरकने लगी है, तो फिर चंडी पाठ शुरू हो गया। इसके पीछे तो राजनीति एक बड़ा मकसद है ना रिजू दत्ता। देखिए मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। ममता बनर्जी, ये लोग पूरे बीजेपी और कुछ गिने चुने मीडिया ममता बनर्जी को एंटी हिंदू बनाने में इतना टाइम निकाल दिया, और ममता बनर्जी हर रैली में जा रही है, संस्कृत में चंडी पाठ भी कर रही है और उसी एक सांस में वो कलमा भी पढ़ रही है, और उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि ईश्वर और अल्लाह एक है, और इनका सुपड़ा साफ हो गया बंगाल की राजनीति से। यही इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास ना मुद्दा है, ना राजनीति है, ना कैडर है, ना लोग है। तो अब ये करेंगे क्या? ये सभी बात करेंगे। चले ठीक है, सौरभ इसका जवाब लेंगे, लेकिन सुधो बनर्जी जी अब सीधे आपका रुख करते हुए, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी तो नंबर 1 की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब के बीच कहां पर खड़ी है पश्चिम बंगाल में? मैं जो टीवी स्क्रीन में देख रहा हूँ वो आप बंगाल की हुगली जिले की किसी जगह पे है, और आपको भली भांति पता है कि बीजेपी उनका एक लिस्ट निकलने के बाद चुनाव के दौर में कहीं पे भी नहीं है। वो ऐसे मीडिया में है, कॉमेडी बनाने में है, और जैसे सौरभ जी बोल रहे थे परिवार के बड़े मिलके दल को, सारे प्रॉब्लम को मिटा देते हैं। सही, वो लोग मिटा ही रहे। हम कहाँ पे है? हम एक्स फैक्टर में नहीं है जहां बीजेपी है। जो एक्स होता है, एक्स टीएमसी, ज्यादातर एक्स सीपीएम, एक कांग्रेस, उस एक्स फैक्टर में हम नहीं है। जो हमारे उम्मीदवार है, हम उम्मीदवार अगर मानते हैं कि 92 उम्मीदवार देने के लिए लायक है, हम उतना ही देते हैं। हम अमित शाह की तरह नहीं बोलते हैं कि अब की बार हम 200 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करेंगे और इधर उधर से लाना पड़ता है। तो आपको भी पता है कि भाजपा चुनाव की इस कंपटीशन के दौर में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एक टाइम में आए थे जरूर, लेकिन जब वो भ्रष्टाचारियों को लेके भ्रष्टाचार की खिलाफत कर रहे हैं और सारे टीएमसी के चोर उचक के फेंके हुए चीजों को अपने घर में उठा के लेके जा रहे हैं, और पॉलिटिकल लोग, आप सोच सकते इतने बड़े पार्टी के टिकट ऐसे दोनों को उन्होंने ऑफर किया, दोनों ने तुरंत नकार दिया। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? और परसों तो ये न्यूज अफवाह सुनाई दिया था कि सौरभ सिंह खुद पार्टी छोड़ने वाले। तो ये लोग है क्या? आपको पता ही है, अब सच बता दीजिए। ऐसा है शुद्धोदा ऐसा है, क्या आप पार्टी छोड़ने वाले थे? नहीं, आप नाराज थे? नहीं, सवाल तो सुन लीजिए सौरभ जी। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देने के कारण सौरभ सिकदर नाराज थे और उन्होंने आला कमान से कह दिया था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन चूंकि जिस तरह की स्थिति और माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, बाद में आपको मना लिया गया। और 2 नेताओं का भी उन्होंने उदाहरण दिया। क्या जरूरत है ऐसे नेताओं को टिकट देने का जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं? अपनी फजीहत पार्टी खुद क्यों कराने पर तुली हुई है? शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा। सबसे पहले तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2 जनरेशन से मेरे फैमिली भाजपा का सेवा कर रहे हैं, शुद्धता भी जानते हैं। दूसरी बात है, मैंने कुछ नाराजगी जताया तो तुरंत उसका हल भी किया गया,
और मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी था मैं वो छोड़ा था। पार्टी अगर छोड़ दिया होता तो आज मैं यहाँ पे बैठ के स्पोक्स पर्सन के नाते पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। और जहां दूसरी बात आता है कि दोनों कैंडिडेट को कैसे बुला के नहीं ले गया, भाई साहब ऐसा है शुद्धता, घटना क्या है, असलियत क्या है आप भी जानते हैं कि ये लोग जो मोल भाव कर रहे हैं ना, आपके कांग्रेस और दूसरे भाजपा मोल भाव करने का जगह नहीं है यहाँ पे। निष्पक्ष के रूप से अगर आ सकते हो तो आओ, जो मोल भाव करेगा उसका जगह नहीं है। ये लोग तो खेल रहा था, इधर भी मोल भाव कर रहा था, इधर भी मोल भाव कर रहा था। सोनिया गांधी जी का फोन आ गया, ज्यादा बोला हम नहीं जा रहे। सुद्धो बनर्जी, लेकिन उन्होंने तो 2019 में 18 सीटें जीती हैं, वो कम से कम नंबर 1 के रेस में तो है। नहीं, एक सवाल का जवाब आप दीजिए, आप लोग रेस से इतने ज्यादा पीछे क्यों हो गए हैं, इतने ज्यादा पिछड़ गए हैं कि कोई नाम तक नहीं लेता है ग्राउंड पर अगर उस तरह से जाया जाए? मैडम, कांग्रेस 2 जिला के बाहर नहीं है, बाकी 2 जिले तक होगा। चित्रा जी, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 में 7 सीट जीत ली थी, तो विधानसभा में क्या हुआ? हम तो बोल रहे हैं कि लोकसभा में उनके पास सब वोट है, विधानसभा में उनका लायक 10% वोट है, हमारा था 38.5%, उनके पास है 3 विधायक और हमारे पास है 77 विधायक, वो भी 3 में से 1 चले गए। हाँ, अरे जनाब आपके पास कितना है? हाँ, हमारे पास 44 है, 44। आपके पास 44 है जीते हुए विधायक, 44, 44, 4 into 4 और 4, 44, 4 into 11, और इन्होंने जिताया था सिर्फ 3 को, उनमें से 1 खो बैठे चुनाव के जरिए, वो भी दिलीप घोष। आप देखिए खड़गपुर में आज एक छोटा सा मैं मिसाल देता हूँ, खड़गपुर में आज प्रधानमंत्री गए थे, 2 दिन पहले अमित शाह जी गए थे, उससे 2 दिन पहले वो टीएमसी से लाए हुए जो हीरो है हिरन, उसके पक्ष में दिलीप घोष जी गए थे। दिलीप घोष जी भाजपा के अध्यक्ष है, खड़गपुर उनका केंद्र है, और वहां पे उनको भीड़ ही नहीं इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। अगर अध्यक्ष के केंद्र पर अमित शाह को आना पड़े, मोदी जी को आना पड़े, तो आप समझ सकते हैं। एक अब्बासुद्दीन सिद्दीकी जैसे 2 दिन का छोकरा को ले आके आपको भीड़ जुटाना पड़ता है, और भीड़ का बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो सौरभ? भीड़ का बात कर रहे हो? सबसे पुराना महत्वपूर्ण है, सीधा टीवी स्टूडियो से एक्ट्रेस को ले आकर जो बंगाल से लुप्त होते जा रहा है। आज अब्बासुद्दीन आप ऐसे अफवाह मत बचाओ, चित्रा जी बंगाल में है, उनको भली भांति पता है। अब ब्रिजेश अवस्थी के पास भी जाना है, जल्दी से सुद्धो बनर्जी अपनी बात खत्म कीजिए, ठीक है? आपको खड़गपुर की भीड़ नजर नहीं आती है, लेकिन सुद्धो बनर्जी जी, ये बात तो सच है ना कि कांग्रेस पार्टी को अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए लेफ्ट पार्टियां और पीरजादा का सहारा लेना पड़ रहा है। आप खुद भी तो देखिए यहाँ पर, किसने कहा है आपको? जो बीजेपी आरोप लगा है। आप ले जाइए कैमरा, सीनियर लीडर और अभी सौरभ बोल रहे हैं आप कांग्रेस के प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे। एक ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में तीनों पार्टी के ज्वाइंट प्रोग्राम था, अभी पुरुलिया में अधीर रंजन चौधरी का मीटिंग चालू है, अब उधर कैमरा भेजिए, दिखाइए, खाली है वो, मैं चैलेंज करता हूँ। हमारे पास चौधरी के साथ क्या हुआ था पूरा देश देखा था। अब्बास सिद्दीकी ने अधीर रंजन चौधरी के साथ क्या किया था पूरा देश देखा था। ठीक है, अब मैं अवनीजेश अवस्थी जी को लेकर आना चाहूंगी। आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अवनीजेश अवस्थी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अवनीजेश जी, कांग्रेस पार्टी के पास 44 विधायक हैं, वो गिना रहे हैं। 2016 में जिस बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली थी। तो आप लोग कांग्रेस पार्टी को बंगाल से नकार नहीं सकते हैं, जो निशाना बार बार आप लोगों की ओर से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को लेकर साधा जाता है। अवनीजेश अवस्थी। चित्रा जी हम नहीं नकार रहे, हमें नकारने की क्या जरूरत है? 44 तो इनके सांसद थे, पिछली लोकसभा में 44 इनके सांसद थे, उतनी विधानसभा में इनकी सीटें आ गई, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो वाकई इनके लिए बहुत गर्व की बात है कि जो पार्टी अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती हो, जिसने राज्य किया हो, सिद्धार्थ शंकर रहे जिसमें मुख्यमंत्री रहे हों, वो 44 सीटें लेकर के बहुत गर्व कर रही है। और इस बार तो लड़ कितनी रही है? 100 से कम सीटें लड़ रही है।
इस पे बड़ा गर्व है तो कांग्रेस गर्व करे ना, करना चाहिए उसको, गर्व करना चाहिए उसको। वो मैं कांग्रेस के बारे में बोलूंगा भी नहीं। लेकिन रिजू दत्ता जी आप ये बताइए कि आपने जो कहा ये बेच दिया वो बेच दिया, हम तो हमारे, तो इसके बारे में जरा आंकड़ों के साथ बात करिए ना। राजनीतिक ये बताइए पहले, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ना आप पहले आपने सच बताइए आप क्या है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं ना, मैं मान लूंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कहिए एक बार रिजू दत्ता एक बार सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अगर हिम्मत है कि बोलिए, कौन बोल अब ये राजनीतिक विश्लेषक का आड़ क्यों लगा रखा है, झूठ क्यों बोलते हैं? बोलिए मैं शंका। सुद्धो बनर्जी एक सेकंड, आप चुनाव लड़े हैं कभी? अरे भैया आप ये बताओ कि चित्रा जी चुनाव नहीं लड़ी तो आप उनसे कहते हैं आपको किसने कहा? आप तो एंकर से पूछ लेते हैं कि आपको किसने कहा? ये आपको तो हक है भैया। चित्रा जी तो कम से कम गांव में है। आप तो भैया कांग्रेस पार्टी समझती है, आप एंकर से पूछते हैं। एंकर ने एक सवाल किया, एंकर ने एक सवाल किया, आपने कहा आपको किसने बताया ये? आपको किसने कहा ये? देखिए पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़े कम से कम एंकर को बख्श दें, ठीक है? नहीं सुद्धो बनर्जी जी, ये सवाल पूछने के लिए जरूरी है क्या कि चुनाव लड़ना? देश में कितने लोग चुनाव लड़ते हैं? नहीं सुद्धो बनर्जी, देश में कितने लोग चुनाव लड़ते हैं? लेकिन सवाल का जवाब तो हर एक शख्स जानना चाहता है ना। अगर ब्रजेश अवस्थी कोई सवाल पूछ रहा है तो क्या दिक्कत हो गई है आपको? ये अगर राजनीतिक विश्लेषण है तो निष्पक्षता रखना चाहिए। शुद्धो भाई बैंक से आप अरे शुद्धोदा किसी पार्टी को बैंक को बैंक नहीं कर सकते हो, वो भी कांग्रेस पार्टी को। इस बात की दिक्कत है कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या आरएसएस के समर्थक हैं, इस लाइन को वो क्लियर करना चाहते हैं। अब ब्रजेश जी बिल्कुल शुद्धोदा, ठीक है। अब विजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं बाकी लोगों पे मेरे को बात करने दे तो मैं करूंगा ना। शुद्धोदा आपको सवाल पूछने का हक नहीं है। सवाल ये है, मैं हर एक के सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब देना मेरा मंजूरी नहीं। आप चित्रा जी पूछेंगे मैं जरूर जवाब दूंगा। चित्रा जी पूछेंगे मैं जरूर जवाब, मैं आपसे पूछता हूँ आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? मेरा अरे मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलने वाले, जवाब दूंगा, बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलने वाले, एयर स्ट्राइक को झूठा बताने वाले, पेड़ गिराने वाले मेरे से सवाल पूछेंगे? मेरे से सवाल पूछेंगे? अरे गांधी को मारने वाले क्या राजनीतिक विश्लेषक बनकर सेना के चीफ को, आर्मी चीफ के नाम पर देश को बांटने वाले, अंग्रेजों के पैर चाटने वाले, मुझसे सवाल पूछेंगे? अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले ये संघ के लोग आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के लिए आप पहले बताओ। आप नहीं थोड़ा भाषा का हम ध्यान रखेंगे, प्लीज थोड़ा भाषा का हम ध्यान रखेंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ठीक है सर, एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले, दोनों की आवाज साफ सुनाई नहीं दी। चित्रा जी जिनके बारे में संघ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जो ये कहते हैं कि वहां पर हाफ पैंट में शॉर्ट्स में लड़कियां नजर नहीं आती, उनको मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर हिम, मैं बिल्कुल नहीं। सवाल ये है चित्रा जी, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब सुनिए। चित्रा जी आपने जो सवाल पूछा है कि कांग्रेस कहीं नहीं, आपने कहा मैं नहीं कह रहा, आपने कहा 44 है उनके, 44 रहे उनके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात सवाल ये है कि इस समय बंगाल का भद्रलोक, अभी इन्होंने कहा टीएमसी रिजू दत्ता जवाब दें, आपकी पार्टी में कौन से लुच्चे गुंडे थे जिनको बीजेपी ले गई? आप बताइए। हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है सर? सवाल ये सिर्फ इतनी सी बात है, बंगाल का भद्रलोक करप्शन से, हिंसा से और तुष्टीकरण से, इन तीनों चीजों से आजिज आ चुका है। उसने मन बना लिया है, उसने संकल्प ले लिया है। और ये जो पूरा परिदृश्य दिखाई दे रहा है बंगाल में, आप स्वयं चित्रा जी वहां बंगाल में हैं, आप तमाम चैनलों को, तमाम मीडिया कर्मियों को झुठला करके ये कह रहे हैं कि वो तो कहीं रेस में नहीं है बीजेपी। आप सब लोग जानते हैं कि इस समय आपने कहा कि बीजेपी और टीएमसी में रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। बंगाल के भद्रलोक ने तय किया है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रही है ममता बनर्जी। उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, इसके अलावा क्या है उनके बात? अब उन्होंने चंडी पाठ शुरू कर दिया। अरे ये बताया ना, 10 साल में उन्होंने ये किया। 10 साल में अगर बंगाल की जनता उनसे इतनी खुश है तो आज इनको चंडी पाठ नहीं करना पड़ता। हो गया, जवाब दें। अरे तो देना, अभी तो कामकाज गिनाइए ना, अभी जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो वो चंडी पाठ करेंगे ही करेंगी। आप भी अपना काम गिनाइए, वो भी अपना काम गिनाए। तो जय श्री राम और माता दुर्गा को बीच में, वोटर्स और नेताओं के बीच में लाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। ठीक है,
ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी। लगातार हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है विकास के साथ हिंदुत्व का तड़का लगाएं। तो अब उसी पिच पर ममता बनर्जी भी शानदार बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन दीदी आजकल व्हील चेयर से चुनावी मैदान में जाकर बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसका फैसला तो 2 तारीख को होगा, लेकिन यकीनन अपने आप में बंगाल का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। सीधे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से आप देख रहे हैं दंगल, और आज सबसे बड़ा सवाल यह है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आर पार की लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यकीनन आपको बताते चले आज शनिवार है, अगले शनिवार को यानी कि 27 मार्च को पहले चरण के लिए यहां पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन लड़ाई अपने आप में बंगाल की बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। रिजू दत्ता जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए ये बात तो सच है ना कि 10 सालों का जब हिसाब देने का वक्त आया तो बैठ के चंडी पाठ करना, मंदिर मंदिर जाना, बीजेपी पर निशाना साधना, पहले तो अपना हिसाब देना चाहिए ना कि 10 सालों तक अगर हमने बंगाल में राज किया है तो हमने यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर की या नहीं की, विकास के कौन कौन से काम किए जिसके आधार पर यहाँ की जनता हमें वोट दे। वो कुछ नजर नहीं आता, वो पीछे दिखाई देता है, जबकि चंडी पाठ ये सबसे आगे रहता है। रिजू दत्ता, देखिए चित्रा जी, मैं आपको और अवस्थी जी को भी जवाब देना चाहता हूँ कि 10 साल में हमने क्या काम किया वो तो हमने रिपोर्ट कार्ड में छाप के दे दिया है। और मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि ये एकमात्र प्रदेश है पूरा भारतवर्ष में जहां पर मुफ्त में शिक्षा मिलता है, जहां पे मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में राशन मिलता है, और हर एक निवासी को स्वास्थ्य साथी कार्ड जो लाइफ इंश्योरेंस वो भी फ्री में मिलता है। ऐसा कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा जहां पर ममता बनर्जी की समाज कल्याण योजनाएं नहीं पहुंची है। ये अगर बंगाल का मॉडल मोदी जी थोड़ा देश में अप्लाई कर देते तो ये देश बहुत तरक्की कर लेता। तो बंगाल सब प्रदेश से आगे है अगर आप विकास की योजनाएं पे जाए तो। और अवस्थी जी को मैं इतना कह दूं कि अवस्थी जी संघ का हिस्सा है। जो लोग 1964 साल तक हमारे देश की तिरंगा का सम्मान नहीं कर सके, उनसे हमें विकास और देशभक्ति के बारे में ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। और चंडी पाठ, मैं एक हिंदू हूँ, ममता बनर्जी हिंदू है, चंडी पाठ हम लोग अपने पैदा होने से करते आ रहे हैं, ये कोई नया बात नहीं है। ये कुछ लोगों को अभी दिख रहा है क्योंकि वो उनका जो गेम प्लान है उन गेम प्लान में वो लोग पीछे चले गए। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी कुछ बोलेंगे, उसके पहले सौरभ में आज सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए ये कह रहे हैं कि हमने आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं बीते 10 सालों में, लेकिन केंद्र में सरकार ने क्या किया है वो अपने कामकाज को क्यों नहीं गिनाती है। और ममता बनर्जी ने आज अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये है, अगर शिक्षा का हाल इतना ही अच्छा है तो भाईपों को बाहर क्यों पढ़ने जाना पड़ता है? शिक्षा का मान इतना अच्छा है तो उसको बाहर से क्यों डिग्री लेने जाना पड़ता है? और ये स्वास्थ्य साथी का कार्ड इलेक्शन से 1 महीना पहले क्यों याद आया दीदी को? जब कोविड में लोग मर रहे थे तब दीदी को याद नहीं आया। दिलीप घोष के परिवार ने भी बना लिया है। दिलीप घोष के परिवार ने बनाया। एक बार बोल ले निर्जय, फिर आप बोलिएगा रिजू दत्ता, एक बार सौरभ की बात हो जाए प्लीज। हाँ, मैं इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने तो सुना था, मैं आपका आरोप का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। जब लोगों के पास कोई सुविधा डायरेक्ट भेजा जाता है जिसमें काटमानी लेने का कोई जब स्कोप नहीं रहता है तो ये राज्य सरकार उसको लेते ही नहीं है, सीधा बोलते हम नहीं लेंगे। क्यों डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा? क्यों डायरेक्ट लोगों के पास सुविधा आएगा? हमारे थ्रू देना पड़ेगा क्योंकि हम आपका स्कीम को नाम चेंज करके हम हमारा स्कीम बोल के चलेगा। आज कन्याश्री से लेके जो भी है, जवाब दे दीजिएगा चित्रा जी। प्रधानमंत्री के जो गृह आवास योजना है उसको राष्ट्रीय गृह आवास योजना बना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कन्याश्री बना दिया। तो लोग इसमें बेवकूफ नहीं बन रहा है और इसीलिए आज जो है ये विकास के बात नहीं करके इसका रूप घुमा रहे हैं, कभी धर्म के तरफ घुमा रहे हैं, कभी और की तरफ घुमा रहे हैं, कभी सिंपैथी के लिए व्हील चेयर में घूम रहे हैं। यही चल रहा है बंगाल में। जवाब दे दूं चित्रा जी मैं जल्दी से? जल्दी से रिजू दत्ता एक लाइन में जवाब, उसके बाद शुद्ध बनर्जी में आपके पास। हाँ बोलिए। हाँ, जल्दी जवाब ये है कि गूगल में मैं सब दर्शकों को ये निवेदन करूंगा, गूगल में देख ले कि कन्याश्री कब चालू हुआ था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब चालू हुआ था। और व्हील चेयर में जो दीदी घूम रही है तो मैं सबको बता, तेजी थोड़ा कम हुई है। सुन लीजिए ना, नहीं केंद्र से 1 रुपया नहीं आता। नहीं, सेंट्रल का कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल झूठ मत बोलिए नेशनल चैनल पे। और आपके आयुष्मान भारत का पैसा तो
40% सेंट्रल का झूठ कंट्रीब्यूशन मत बोलिए। नहीं, कोई कन्याश्री का 1 रुपया सेंट्रल से नहीं आता, झूठ मत बोलिए। और दूसरा चीज, व्हीलचेयर की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी की तेजी जरूर कम हुई है पर तेवर कम नहीं हुआ है। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं चित्रा जी, शुभेंदु अधिकारी अब नंदीग्राम से इतना डर गया है कि वो अब मुर्शिदाबाद से भी दूसरे सीट से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ये आज तक पे मैंने ब्रेकिंग न्यूज दिया है, देख लीजिएगा। वो मुर्शिदाबाद से भी खड़े होने वाले हैं क्योंकि वो इतना डर गया ममता बनर्जी से। नंदीग्राम बीजेपी के अंदर की खबर बहुत आप लोगों के पास रहती है। हाँ, रहती है ना, क्योंकि इनके सारे बीजेपी की बहुत खबर आप लोगों के पास रहती है। अपनी भी कुछ खबर ब्रेक कर करिए आप। बीजेपी की खबर ब्रेक करने की बजाय अपनी खबर ब्रेक कीजिए आप। चित्रा जी, बीजेपी के जो कैंडिडेट है तो वो तो सारे पुराने टीएमसी के लोग हैं ना। और जब इनके एमपी खुद अभी खड़े हो रहे हैं तो थोड़ा प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को भी बोल देते बंगाल इलेक्शन में खड़े हो जाने के लिए। अरे भैया, आपको छोड़ के लोग ठीक है, सौरभ आप इसका जवाब दीजिएगा। शुद्धो बनर्जी, एक बार सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए आज असम में थे प्रधानमंत्री, असम में भी थे, बंगाल के खड़गपुर में भी थे, ठीक है, लेकिन उनकी ओर से क्या कहा गया, मैं बिल्कुल शब्दशः पढ़ती हूँ। उन्होंने लिखा, कांग्रेस आज झूठी घोषणाओं का भोपू बनकर रह गई है। क्या जवाब है इस पर आपका? सिर्फ झूठी घोषणाएं, बाकी कुछ नहीं। शुद्धो बनर्जी, सबसे पहले बता दूं, वो तो प्रधानमंत्री इंसिडेंटली है, लेकिन अभी जो बंगाल में 19 चुनाव में आ रहे हैं, असम में जा रहे हैं, वो भाजपा नेता के हिसाब से जा रहे हैं। मैं उनको भाजपा हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी कहूंगा। वो हमेशा झूठ को पहचानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सारी चीज अपने बारे में बोलते हैं। अब 8 साल हो गए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो सीधा जाके बोलेंगे कि हमने ये किया। बंगाल में जाके बोले, असम में जाके बोले। सबसे बड़ा मुद्दा जो है सीए पर हेमंत बिस्वाल कुछ कहते हैं और सर्बानंद सोनोवाल कुछ और कहते हैं और सरकार कहती है कि नहीं, अब तक तय नहीं किया। तो इनके बातों पर हम कोई ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। अगर काला पत्थर फिल्म आपको याद है, उधर शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन थे और दोनों ही बड़े बड़े डायलॉग मारते थे, और बंगाल में भी यही हो रहा है। और लोग डायलॉग सुन के ताली बजा रहे, अरे भैया क्या डायलॉग मारे हैं। लेकिन सौरभ सिकदार को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपकी तो उम्मीदवार है पायल सरकार और श्रावंती, आपके कलकत्ता के जो उम्मीदवार है, उनके कुछ फोटो आप अवस्थी जी को भेज देना झंडेवाला के एड्रेस पे। उनको पता लग जाए जो लड़कियों पर कटाक्ष करने वाला मामला कहां तक जा सकता है। ये मेरा कहना है। मैं तो ये कह रहा हूँ चित्रा जी, सबसे बढ़िया आप खुद जानती है, आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो में हैं। आप लोगों से बात करके, पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको भाप लग गया है कि भाजपा सिर्फ मीडिया में है, सिर्फ मनी पावर में है, सिर्फ अफवाह में है। भाजपा का कोई संगठन है ही नहीं। भाजपा वाले का रुचि में ये नहीं आता है, ये कांग्रेसी कल्चर है। आप भेजिए, ये अवस्थी जी को बोलिए, ये अवस्थी जी को बोलिए, झंडेवाला से बोलना चाहिए। नहीं आता है चित्रा जी को इस पर तो बिल्कुल डिस्कशन नहीं था। एक लेडी एंकर के मौजूदगी में ऐसे कटाक्ष कोई विश्लेषक आप सब लोग बोलेंगे, किसी की भी आवाज साफ नहीं समझ में आएगी, प्लीज। वो तो मैं जवाब दे रहा हूं, सब लोग एक साथ बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन अपनी बात रखा है। अपनी निजेश अवस्थी अब सीधे, ठीक है सौरभ मैं आ रही हूँ। अब निजेश अवस्थी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए ये बताइए, क्या भाजपा सिर्फ टीवी में है जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और यहाँ पर हिंदुत्व की पार्टी की बात हो रही थी, हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की, लेकिन ये जो 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है, इससे अच्छी स्थिति बनेगी या फिर लगेगा कि नहीं ये भी तो बाकी पार्टियों जैसी ही है? बीजेपी क्या बदल भी रही है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। चित्रा जी, भाजपा ने जिसको टिकट दिया है, किनको टिकट दिया, इसका जवाब भाजपा दी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि हम चंडी पाठ करते हैं। हम चंडी पाठ से अपमानित महसूस नहीं करते, हम सम्मानित महसूस करते हैं, हमें बहुत सम्मान होता है। लेकिन ममता बनर्जी जय श्री राम कहने से अपमानित महसूस करती है, ये अंतर है मूलभूत। वो कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी, कहते बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस जय श्री राम को गलत तरीके फिर बीच में बोले। चित्रा जी देखो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये चुप नहीं रह सकते क्या? अरे बोल लिया ना अपने टाइम पर एक बार। हाँ, हमारे लिए सम्मान की बात है चंडी का पाठ करना, तो आपके लिए जय श्री राम अपमान की बात है। ये मूलभूत अंतर है। नंबर एक बात, नंबर अगली बात, स्वागत भी किया जाना चाहिए। नंबर एक बात, नंबर दो बात, जो शुद्धोदा, ये आपके अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, इस समय नहीं, जिस समय उनको सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी, एक बार नहीं 2 बार। झूठ को इसलिए कहा कि झूठ को भोपू बोलता है ये कांग्रेस पार्टी, बाकायदा माफी मांगी, रिटर्न में माफी मांगी है।
ये मैं इसलिए आपको याद दिला दूं। आपको देश के अच्छा मतलब ये है, अगली बात सुन लो, एनआरसी की बात की थी राजीव गांधी ने। असम में राजीव गांधी ने समझौते के तहत एनआरसी की बात की थी, और उसके बाद आज आप कह रहे हैं एनआरसी नहीं होनी चाहिए। बदलते आप हैं, से भाग रहे हैं, बदलते आप हैं, आप बदलते हैं। आप हमेशा इस देश के मतदाताओं को झूठ बोल करके कभी गरीबी हटाओ, कभी एनआरसी, कभी कुछ कह करके आप उनको बरगलाते रहे और किसी तरीके सत्ता पे रहे। अब देश की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। वाली कांग्रेस ने उसको भुला दिया ना। राजीव गांधी ने शुद्धो बनर्जी ये बातें कब कही थी? 1991 के पहले कही होंगी। उसके बाद की कांग्रेस पार्टी 10 सालों तक शासन में रही ना लगातार। अगर मैं 2004 से 14 की बात करूं, भुला दिया आप लोगों ने। अगर इस चीज का क्रेडिट लेने की आप कोशिश कर रहे हैं तो कहां क्रेडिट? मैं तो क्रेडिट की कोई बात ही नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि 5 प्रदेशों में मोदी जी का हारना तय है। मोदी जी अभी 5 प्रदेश में हारने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री होंगे, उनके लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। अगर देखेंगे अमित शाह खुद बंगाल में उम्मीदवार बन जाए, वो भी आप चौंकता नहीं। 6 सांसदों को ऑलरेडी तो उतार दिया है, केरला में भी 2 सांसदों को उतार दिया है। इनके पास संगठन के नाम पे कुछ है नहीं, आरएसएस के नाम पे एक मिथ है, एक अफवाह है। इनके पास ना कोई नीति है, क्या दिक्कत है आपको फिर? और इनके अगर उनके पास सांसद है वो उतार रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्या उनके पास सांसद है इसलिए उतार रहे हैं? जिनके पास नहीं रहेंगे वो किसको उतारेंगे? उनके पास सांसद है वो उतार रहे हैं, जिनके पास नहीं रहेंगे वो किसको उतारेंगे? चित्रा जी, आप कोई आप कांग्रेस से बात कर रहे हैं। सांसद हमें मांग बुलाए, 416 सीट जीत के हमने सरकार बनाई है। आप कोई छोटे मोटे पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। आप कोई तृणमूल कांग्रेस से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ठीक है, एक बात सुनिए, हमारे पास 2 सांसद है। छोड़ दीजिए, आप लोग का पार्टी इतिहास हो गया, छोड़ दीजिए। फिर भी नहीं उतारेंगे उनको। याद रखिएगा, सुनिए, हमारे 2 सांसद है ना, उनके पास उतारे तो नहीं। अब तक बनर्जी एक चीज सुन लीजिए, ये है इज्जत। आप लोग केंद्र में इतना वीक हो गए, इसलिए देश का ये हालत है। अगर आप लोग थोड़ा भी केंद्र में बलबुला रहता ना, बीजेपी इतना नहीं फैलता। जब बड़े बात करते हैं, आपके लोग रिजू दत्ता अपने औहदे में रहना सीखे। रिजू दत्ता जब कांग्रेस बीजेपी बात करती है, बात पूरी हो जाए, आप बोलिएगा। औहदे में रहना सीखिए। आप एक स्टेट पार्टी है, स्टेट पार्टी में रहिए। आप आरजेडी, एलजेपी इनसे बात कीजिए, कांग्रेस से बात नापने की कोशिश भी ना करें। आप कांग्रेस की नापने की कोशिश भी ना करें। आपके लास्ट एमएलए जो लिया आपने भदोरिया से, वहां पे भी आपने कभी जीता नहीं पाए। पश्चिम बंगाल में शुद्धो बनर्जी में हमारे पश्चिम यहाँ पर आप किससे लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी से लड़ रही है या टीएमसी से लड़ रही है? ये टीएमसी एक ही है। अगर टीएमसी ना होता तो भाजपा इतना बड़ा तहसील नहीं कर पाती। अगर भाजपा टीएमसी के पक्ष में ना होता तो ममता बनर्जी के सारे लोग जेल के अंदर होते। अब शारदा नाटक केस में चार्जशीट फाइल ही नहीं हुआ। अब मोदी जी जाके कहानी सुना रहे और चुनाव से पहले सीबीआई को भेज रहे, नौटंकी कर रहे हैं। टीएमसी बनी थी, कांग्रेस से अलग होने के बाद ही ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी। और आप लोग बार 400 से ज्यादा हमारे सांसद थे, ये थे वो थे। सर ये तो 1984-85 का दौर चला गया ना सर। अभी मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है और किससे आपकी लड़ाई है? अगर आप कहेंगे कि ये स्टेट लेवल की पार्टी है, इनसे हम बात नहीं करेंगे, ये लोग छोटी पार्टियां हैं, लड़ाई तो आपकी पश्चिम बंगाल में उन्हीं से है। और छोटी छोटी पार्टियों से आप यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं ताकि आप आप लोग चित्रा जी कौन बोलेंगे? आप लोग खत्म हो गए। चित्रा जी कौन बोलेंगे? मैं बोलूंगा ना, कौन बोलेंगे? आप लोग रीजनल पार्टी से भी गए गुजरे हो गए, इसलिए बीजेपी इतना फैल गया है। ये देखिए, ये भाजपा के दल्ला बोल रहे हैं। ये भाजपा के सुन लीजिए, आपके ये देखिए, भाजपा के पैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। वक्त की कमी है, जल्दी एक लाइन में। शुद्धो बनर्जी, ठीक है, हम गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुद्धो बनर्जी जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। जब आप उनको छोटी पार्टियां कह रहे हैं, आरजेडी के पीछे होकर आप बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो आरजेडी क्या मतलब प्लीज ध्यान रखा करिए ना सर इस चीज का। छोटी पार्टी बड़ी पार्टी क्या होती है? जब समाजवादी पार्टी की छोटी पार्टी की बात करते हैं तो वो जायज है, और मैं अगर 81 की बात करूं तो वो जायज नहीं है। ये कैसे विचार है चित्रा जी? ये कैसे निष्पक्षता है?
आपने एक संघी को बिठा दिया राजनीतिक विश्लेषण के रूप में, कोई उसका निष्पक्षता है ही नहीं। और आपकी रिजू दत्ता कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, उन्होंने लाल से एमएलए लिया है, वो भी कांग्रेस से पड़ा है। अगर एक दूसरे के बीच में हम नहीं बोलते तो शायद एक दूसरे की आवाज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते, लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की लड़ाई काफी ज्यादा अहम होते हुए चली जा रही है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसके लिए 2 मई का आप कीजिए इंतजार। लेकिन अगले हफ्ते से ही पश्चिम बंगाल के रण में पहले चरण के वोटिंग के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी। आपके इलाके में अगर हो रहे हैं चुनाव तो वोट डालने के लिए जरूर जाए। टीएमसी का मैनिफेस्टो आ चुका है, बीजेपी का कल जारी होगा। क्या खास रहेगा, अगले 5 सालों का क्या होगा रोड मैप, इस पर रहेगी आज तक की नजर। हुगली जिले से दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।